वो चीज़ें हैं जो लोग की दुनिया की नज़र में नहीं आती, हम उसको मज़बूत तरीके से दुनिया को दिखाएं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ ख़राब है, एक शायद इमेज जा रहा है यहाँ से या चला गया था एक टाइम तक। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं, बदल गई हैं, चीज़ें बदल रही हैं और इंशाल्लाह ताला आगे और बदलेंगी। चैलेंजेस बहुत थे, मुश्किलें बहुत थी इस जगह को आबाद करने के अंदर, बट बात वही है, कामयाबी उसी को कहते हैं। अगर सब कुछ आसानी से हो जाए तो बगैर किसी जद्दोजहद के, कोई तकलीफ सहे बगैर कोई काम अगर हो जाता है तो उसका मज़ा ही नहीं है फिर। ज़ाहिर है कि जो जाने वाला है वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से जाता है और बहुत सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं, बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत सारी बन रही हैं, तो काम तो बहुत हो रहा है। बड़ी जगह को डेवलप करना कमाल नहीं है, उसको मैनेज करना कमाल है। एक और खूबसूरत सुबह के साथ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम में आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने प्रोग्राम में मुत्तहिद इस तरह के मेहमानों को बुलाते हैं जहां गुफ्तगू होती है जिन्होंने कोई ना कोई किरदार अदा किया है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यकीनन कराची की बात करना लाजिम और मलजूम है, और जहां कराची शहर की बात करते हैं वहाँ पर बहुत सारे मसाइल का नाम साथ ही जहन में आ जाता है। पूरे पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत बनाने वाला शहर कराची शहर खुद खूबसूरती से लेकर और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बहुत सारे मसाइल का शिकार है। जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला शहर कराची है, वहीं कराची के मसाइल को दूर करने में किरदार अदा करने वाले हमारे लिए नायाब हीरे हैं। हुकूमती तौर पे इतने मसाइल और महदूद वसाइल के साथ कराची के मसाइल को देखते हुए फिर भी कुछ प्राइवेट सेक्टर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यकीनन वो अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, मगर उनके इस अमल से पाकिस्तान कराची की खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं कराची शहर की एक बड़ी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसने नहायत ही कलील मुद्दत के अंदर बहुत सारा बिजनेस भी किया और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया। हम बात करते हैं इस सोसाइटी की तो इन्होंने कराची शहर को अच्छा क्रिकेट ग्राउंड दिया, इन्होंने एक रहायशी बहुत ही अच्छी एक हाउसिंग सोसाइटी दी, कारोबारी सोसाइटी भी दी, और कराची शहर के उस हिस्से को जहाँ पे कराची का शहरी या पाकिस्तान का कोई भी शहरी जाते हुए डरता था, घबराता था, नो गो एरिया टाइप एक सिलसिला था। उस इलाके का नाम है मंगोपीर और ये इलाका टाउन वाइज बनता है औरंगी टाउन। हम मौजूद हैं नया नाज़माबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं नया नाज़माबाद की मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज उमर फारूकी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, क्या डॉक्टर साहब आपके खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहाँ बात करते हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की, ये तो कुछ हमारी नॉलेज में था, यह हमने देखा, वो एक हमने इंट्रो दिया, बताया, देखने वाले नाज़रीन को बताया कि नया नाज़माबाद ने ऐसा क्या दिया जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं दे रही, और कराची शहर के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जाहिर है कि ये एक इमेज बिल्डिंग है हमारी पाकिस्तान के हवाले से, कि जहाँ पे दुनिया भर के अंदर जो पैगाम जाता है पाकिस्तान के हवाले से वो कोई बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं जा रहा होता, और हम सब की कोशिश यही होती है कि जो हमारी वो चीज़ें हैं जो लोग की दुनिया की नज़र में नहीं आती, हम उसको मज़बूत तरीके से दुनिया को दिखाएं कि यहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं है कि जो लोग दुनिया समझती है कि मामला हर चीज़ का ख़राब है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ है जो अच्छा है और बहुत कुछ ऐसा है जो शायद दुनिया में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी उन नेमतों से नवाजा है कि जो दुनिया में बहुत सारे ममालिक को नहीं है, जिनके पास। हमें अल्लाह ताला ने पहाड़ दिए, अल्लाह ताला ने हमें समुंदर दिया, रेगिस्तान दिए, खेत खलियान दिए, तो क्या मादनियात, स्किल, लोग, ज़हीन तरीन लोग, अच्छे लोग। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ ख़राब है, एक शायद इमेज जा रहा है यहाँ से या चला गया था एक टाइम तक। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं, बदल गई हैं, नई जनरेशन ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो चीज़ें बदल रही हैं और इंशाल्लाह ताला आगे और बदलेंगी। ये तो एक जनरल परसेप्शन है जो हम चेंज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हमारी नई जनरेशन जो हमारे साथ है ये चीज़ें चेंज करती जा रही है। जहाँ तक बात थी हमारी सोसाइटी की, कह लीजिए नया नाज़माबाद की, तो ज़ाहिर है कारोबार तो है, लेकिन ये कारोबार जो है, जो रियल इस्टेट बिज़नेस है जिसको हम कहते हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इधर
मदर इंडस्ट्री कह लीजिए, ठीक है ना, जिसके साथ मुतअद्दिद दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज्वाइंट हुई हुई हैं। तो ये एक ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा काम है जो कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो रहा हो या कुछ लोग कर रहे हों, ऐसा नहीं होता। रियल इस्टेट के अंदर खासतौर पर जो आप डेवलपमेंट की साइड के ऊपर बात करते हो, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि ये मदर इंडस्ट्री है, ये पेरेंट इंडस्ट्री है, जिसके साथ बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज लिंक हो जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं। और ज़ाहिर है अगर एक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो बाकी इंडस्ट्रीज जो से जुड़ी हुई हैं वो ग्रो करती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ज़ाहिर है कि अगर कोई भी सिविल साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे जब रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं तो सीमेंट भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सरिया भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें रंग भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर ब्लॉक एंड मशीनरी का इस्तेमाल भी है, पाइप्स का इस्तेमाल भी है, फिक्सचर फिटिंग सैनिटरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली लिंक हो जाती है इंडस्ट्री से। तो अगर एक इंडस्ट्री हमारी ग्रो करती है तो ऑटोमेटिकली इसके साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती हैं। फिर इसके अलावा रोज़गार का सिलसिला कि यही एक इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारे लोग का रोज़गार वाबस्ता है। तो सिर्फ सेल परचेज की हद तक नहीं, कंस्ट्रक्शन की हद तक नहीं, जो सेकेंडरी जो इसके साथ इंडस्ट्रीज लिंक हो जाती हैं उसमें बहुत बड़ा रोज़गार लोगों को मिलता है। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर एक काम बंद होता है कंस्ट्रक्शन का तो उसके साथ बहुत सारे लोग दूसरे मुतासर होते हैं। और अगर ये ग्रो करता है तो ऑटोमेटिकली इसके साथ दूसरी इंडस्ट्रीज जो ज्वाइन है या लिंक हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती हैं इसके साथ। तो सिर्फ रोज़गार भी मुहैया होता है, उसके साथ सिविल साइड पे डेवलपमेंट भी होती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड्स हो गए, नेट पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सब चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। तो ऑटोमेटिकली किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर होता है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका बेहतर हो जाता है, लोगों का रिहाइश का तरीक़ाकार वो बेहतर हो जाता है, रोज़गार के मौके मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं आपस में। बिल्कुल बेहतरीन बात आपने बताई। एक सवाल ये है कि इस वक्त जब पाकिस्तान से ख़ास तौर पे शहर कराची से बिजनेस लोग लेके कराची से बाहर जा रहे हैं, उस वक्त आपने एक कठिन वक्त में ये फैसला किया कि आपने कराची शहर के अंदर एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी बनाई और इस पर आपने काम किया और करके दिखाया, और शहर के बीच में जो एरिया बिल्कुल डेड एक तरह का पड़ा हुआ था उसको आपने ज़िंदा किया। इस हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा? और मैं चाहता हूँ कोई ऐसा पैगाम दें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरे दुनिया भर में देखा जाता है कि दुनिया भर से वो पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान के अलावा भी दीगर नेशनलिटी और कंट्रीज से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वजह है कि वो कराची शहर में आएँ, इन्वेस्ट करें, और आपको क्या इसका रिस्पांस मिला कराची वालों की तरफ से? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बात बिल्कुल ठीक थी। चैलेंजेस बहुत थे, मुश्किलें बहुत थी इस जगह को आबाद करने के अंदर, बट बात वही है, कामयाबी उसी को कहते हैं। अगर सब कुछ आसानी से हो जाए तो बगैर किसी जद्दोजहद के, कोई तकलीफ सहे बगैर कोई काम अगर हो जाता है तो उसका मज़ा ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो काम तो असल होता ही वही है जिसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े, कुछ चैलेंजेस हो, तो उसके बाद वो पाया तकमील तक पहुँचे तो आपको फिर खुशी होती है कि हाँ यार कुछ हुआ है। तो ये ऐसा ही मामला था यहाँ पे भी, बात बिल्कुल ठीक थी आपकी कि शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस थे, अप्रोच का मसला था, लोग थोड़ा सा आते हुए सब घबराते थे, ज़ाहिर टाइम तक कराची के हालात डिस्टर्ब थे, वो उससे कोई इनकार नहीं हकीकत से। लेकिन जिस तरह से हम सब ने देखा पिछले 10 साल के अंदर कराची के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हैं इस वक्त यहाँ पे। सो उसके साथ ही जब हमने इस जगह को आबाद करना शुरू किया तो ज़ाहिर उस वक्त भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट रही, प्राइवेट सेक्टर की हमें सपोर्ट रही, और जो कराची वाले हैं उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा इस चीज़ को कामयाब बनाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कठिन वक्त गुजर चुका है, छोटी मोटी मुश्किलें तो हर जगह आती हैं, वो भी गुजर जाएंगी। चीज़ एक हमारी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, डेवलप हो रही है, फ्लरिश हो रही है, तो ये आगे होती रहेगी इंशाल्लाह इसी तरीके से। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देंगे? देखिए बात यह है कि रियल इस्टेट बिजनेस जो है वो दुनिया भर के अंदर एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है, और उसके अंदर ज़ाहिर है वजह की सबसे बड़ी यही होती है एक डिमांड और सप्लाई। मतलब घर जो है एक नेसेसिटी है, ये सबको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 नीड्स होती हैं इंसान की। तो हम जब रिहाइश की बात करते हैं तो ठीक है, एक रिहाइश का मकसद तो एक कमरे का घर भी हो सकता है, एक छत सर छुपाने की जगह जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकती है, लेकर एक अच्छी लिविंग, क्वालिटी लिविंग जिसको हम कहते हैं, जब वो मुहैया करने की बात आती है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसका मौजूद होना ज़रूरी है। जैसे एक घर अगर आप बनाते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसका डिज़ाइन बड़ा मैटर करता है, उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत मैटर करती है कि जो लोग रहने आ रहे हैं उसके अंदर, उनको अंदर इन्वायरमेंट क्या मिलने वाला है। तो वो घर तो घर है, झोपड़ी भी है तो घर है, महल है तो वो भी घर है, लेकिन जब क्वालिटी की बात करते हैं तो उसका साइज से इतना ताल्लुक नहीं होता जितना कि उसके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं। वही मैंने जैसा अर्ज़ किया कि लोकेशन, अंदर का डिज़ाइन, हवा, रोशनी, पानी, ये आबादी सराउंडिंग में आपके दूसरी फैसिलिटीज़ जो हैं, यानी कि अब अगर मार्केट है, वो मस्जिद, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल,
ये तमाम चीज़ें अगर सराउंडिंग में हैं आपके, तो ये ऑफ कोर्स एक बेहतर लिविंग है, इसको हम कह सकते हैं। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर, एक तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर कि जो इस वक्त बाहर जा रहे हैं या बाहर जा चुके हैं, अब कराची शहर का और पाकिस्तान का माहौल कैसा है? आप क्या उन्हें मशवरा देंगे कि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं? ना सिर्फ, बल्कि अपना बिजनेस भी बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। क्या इसमें हकीकत है, इसका कोई फ़ायदा है? वो आएंगे तो माहौल अब साजगार है? बिल्कुल साज़गार है, ग्रोथ हो रही है, हर चीज़ हमारी अभी जो ग्लोबली, यानी कि जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं किसी भी मुल्क की, तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इशारिये जिसको हम कहते हैं उर्दू में, कि भाई वो आप देखते हैं और उससे आपको पता चलता है कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। तो अभी जैसे मिसाल के इन दिनों जैसे हमारी स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो ये बहुत बड़ा एक बिजनेस एवेन्यू और इसमें इंटरनेशनल ऑलरेडी प्लेयर्स मौजूद हैं, इन्वेस्टर हैं इसके अंदर, तो वो अच्छा पैसा बना रहे हैं इस वक्त। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको उस तरीके से रेगुलराइज नहीं किया गया, और ना ही वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकी आज तक कि जिस तरह से दुनिया भर के अंदर काम हो रहा है। अब हम उस सिमत में बढ़ रहे हैं, तो उसमें जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ग्रोथ के चांसेस नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे ग्रुप ने रीट का कॉन्सेप्ट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये दुनिया भर में काम हो रहा था। हम अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर हैं इसके अंदर, क्योंकि नज़र ये आ रहा था कि इस कारोबार को करने के लिए एक मुनज़्ज़म इदारा हो, एक शफाफियत हो और प्रॉफिटेबिलिटी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। ये सारे फैक्टर जब तक नहीं होंगे कारोबार के अंदर, तो कारोबार आपको उस तरीके से प्रॉफिट नहीं दे सकता, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म। तो ये जब रीट का कॉन्सेप्ट आया, तो उससे ये शफाफियत आ गई इस कारोबार के अंदर, मुनज़्ज़म हो गया कारोबार। जो इन्वेस्टर्स थे जिनका पैसा लगा हुआ है, वो मुतमईन है कि यार यहाँ पे वो वाला मामला नहीं है कि किसी एक हाथ के में पैसा चला गया हमारा, तो कल को रिस्क फैक्टर आपका बढ़ गया। लेकिन जब रीट के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर आपका तकरीबन खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्रस्टी होता है आपके ऊपर बैठा हुआ, आपके रेगुलेटर्स हैं जो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट के इदारे हैं जो आपको देख रहे होते हैं। तो एक चीज़ डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, ये दो चीज़ें हैं जो कि इंश्योर करती हैं इस काम के अंदर कि ये इस काम को इस तरीके से किया जाएगा तो आप बेहतर रिटर्न्स ले सकते हैं। तो जो ग्लोबली जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर पैसा लगा रहे हैं, ये इसीलिए लगा रहे थे कि यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर उनको था ज़्यादा नज़र आता था। आज हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, जितना उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं वो रीट के स्ट्रक्चर में आने के बाद कर दिया है। अभी जितने हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट हो रही है नया नाजमात के अंदर, जितने हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो सब के सब रीट के स्ट्रक्चर के अंदर है। रीट में बाद में आपकी रीट जो होती है वो स्टॉक में लिस्टेड हो जाती है। इनके जब आप पब्लिक लिमिटेड होते हैं, तो जाहिर है वो फिर आप पब्लिक का पैसा लेते हैं अपने कारोबार के अंदर। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर तो 4-5 आपके इन्वेस्टर हैं, जो पार्टनर हैं, जो मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक का पैसा आप लेने जाते हैं, तो उसमें रेगुलेटर्स के पास आपको जाना पड़ता है, आपको उसके अप्रूवल्स के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जनरल पब्लिक का पैसा आना है। उस मरहले से जब गुजर के आप निकल जाते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक शफाफियत आ जाती है, मुनज़्ज़म हो जाता है कारोबार, इस्तेकाम आ जाता है उसके अंदर। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इस तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, और उनके लिए बहुत बड़ा चार्म है इसमें यहाँ पे। बिल्कुल। एक सवाल ये बनता है इस मौके पे कि पिछले दिनों हमने देखा हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने बाकायदा तमाम बिजनेसमैन, बिजनेस सेक्टर्स, इन लोगों के साथ आके मीटिंग की आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, और बड़े अच्छे स्टेक होल्डर्स, आपके जितने भी बिजनेसमैन हैं, तमाम डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। उस मीटिंग के बाद से और हुकूमती लेवल पे तब्दीली की बात से आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या सपोर्ट मिली? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा से सपोर्ट करती रही है, कतई नज़र इसके कि कौन सी गवर्नमेंट है उससे। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जब पॉलिसी बनती है किसी भी मुल्क के लिए, तो वो एक लॉन्ग टर्म होती है। तो बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट्स के आने जाने से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ें जब आपकी पॉलिसी बन जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, वो जब अच्छे तरीके से बनी हुई होती हैं, और वो बनती ही इसीलिए हैं कि जितने भी कारोबारी इदारे हैं उनको सपोर्ट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमेशा से सपोर्ट रही है। तो इस ग्रुप को काम करते हुए 35-40 साल हो गए हैं। कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितनी गई, तो सब अपनी जगह। लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ थी, तो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। गुज़िश्ता 2-3 सालों में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिली आपको? कोई माहौल बेहतर हुआ, कारोबारी माहौल कराची शहर के हाँ, हवाले मैं से? अभी यही कहने वाला था कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल हमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो मिली वो तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मिली, ठीक है ना। तो जब ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाता है, तो कारोबार बढ़ जाता है। जब कारोबार बढ़ता है तो मुलाजमत के मौके ज़्यादा मिलते हैं, मुलाजमत के मौके मिलते हैं तो ऑटोमेटिक क्राइम रेट आपका नीचे चला जाता है। ये सारी चीज़ें लिंक है। तो जब
हमें साजगार माहौल मिला कारोबारी हजरात को, तो कारोबार बढ़ने लगे। कारोबार बढ़े तो मुलाजमत के मौके लोगों को ज़्यादा मिले, वो मिले तो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट नीचे चला गया। ये वो सपोर्ट है जो जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब कराची के हालात बेहतर हुए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत सारा बिजनेस है जो ग्रो हुआ। मॉल्स आपके सामने है, आप किसी मॉल में आइए, मॉल से शायद कॉन्सेप्ट 10 साल पहले नहीं था, लेकिन पिछले 5, 6, 10 साल के अंदर एकदम ये फ्लरिश हुआ। ठीक है, इसी तरह लग्जरी आइटम्स की बात कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, बहुत सारे काम थे जो कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रुके हुए थे। इंटरनेशनल इन्वेस्टर हेजिटेट करता था, जो लोग मुकामी लोग थे वो पैसा लगाते हुए घबराते थे, लेकिन जैसी लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हुए हैं, ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर आई है, कारोबार मुख्तलिफ कारोबारों में आई है। हमारा IT सेक्टर वो तो आउट परफॉर्म किया उसने, यूँ कह लीजिए पाकिस्तान के IT सेक्टर ने पिछले 5 साल के अंदर जितनी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ हमें वहाँ नज़र आई है वो कहीं नज़र नहीं आती। वजह थी कि पोटेंशियल था, माहौल नहीं मिल रहा था। जैसे ही माहौल मुवाफिक हुआ वो एकदम ग्रो हुआ। और आप देखें इस वक्त हमारी नई जनरेशन जो है, ये कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वक्त इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, और कहाँ कहाँ बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन आया है उसकी वजह से तो अब ये जो दफ्तर का सेटअप है, ज़रूरी आ रहा है कि ये भी हो वो भी हो, उस लवाजमात से आप निकल गए। अब आप कहीं बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आया, इसी तरह प्राइवेट वर्क प्लेसेस का कॉन्सेप्ट आया। ये कि भाई आपने काम करना है, आप कहीं बैठ के काम कर लो। वो वाली जब चीज़ें टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह आप देखो हमारा IT सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है पिछले 4-5 साल के अंदर। जितनी ग्रोथ आपको वहाँ नजर आई, जितनी फॉरेन रेमिटेंस उसकी तरफ वजह से आई है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर जो निगलेक्टेड था, शायद पोटेंशियल था, नजर नहीं आता था, हालात साजगार हुए, एकदम देखे बूम आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पिछले 2-4 साल 5 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, मगर पिछले 1-2 साल के अंदर चीज़ें मज़ीद बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा हाउसिंग सोसाइटी का एक्सपीरियंस लिए, एक्सपोजर लिए नया नाज़माबाद इस वक्त कराची शहर के अंदर वर्क कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आना चाहता है और कराची शहर में आना चाहता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी और दीगर मसाइल के हवाले से अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अब हम डिजिटलाइज हो रहे हैं। आइए अपनी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। इंशाल्लाह अभी फिर आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है, कहीं जाइएगा नहीं। लेते हैं ब्रेक, ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपको दोबारा तारुफ कराते रहें। जो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग को हेड करते हैं नया नाज़माबाद में, उमर फारूकी साहब। उमर फारूकी साहब, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नया नाज़माबाद का किरदार और दीगर भी जो डिपार्टमेंट हैं उनके किरदार के हवाले से बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। अब हम अगर ये बात करते हैं कि आज जो कराची के दीगर शहरों में भी कारोबार मुंतकिल हो रहा था, या हमारे पड़ोसी मुल्क एक बांग्लादेश की बात हम करें, वहाँ लोग जा रहे थे, या दुबई जा रहे थे, या गल्फ दीगर कंट्रीज़ में जा रहे थे, तो अब आप किस तरह देखते हैं कि अब वहाँ के लोग यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं और चीज़ें किस तरह बेहतर हो रही है? ये बात तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है, स्किल लोग ब्रेन ड्रेन हुआ है यहाँ से, और पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी के साथ हुआ है, और जाहिर है कि जो जाने वाला है वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से जाता है। तो जो लोग यहाँ से गए वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में थे, शायद उनको वो मौके नहीं मैसर थे लोगों को, इसी वजह से लोगों ने यहाँ से जाने का इरादा किया। अब सवाल ये है कि वही लोग वापस कैसे आएंगे। एक हमारी ज़रा एक एज ब्रैकेट था, जो लोग आज से 40 साल पहले जाके सेटल हो गए बाहर, वो हो गए, लेकिन जो पिछले 5 साल में लोग गए हैं उनके लिए मौके हैं कि वो वापस आ सकते हैं। अब यही वो बात थी जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि जब तक माहौल साजगार नहीं होता, उन लोगों को जब तक वो मौके नहीं मिलते अच्छी आमदनी के, अच्छे तर्ज ज़िंदगी के, तब तक वो 2 दफ़ा सोचते हैं इस बारे में कि हम रहें या ना रहें। देखिए बात ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं, दिल तो यहीं अटका हुआ है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। अब आप दुनिया में किसी भी पाकिस्तानी जो कहीं भी सेटल है, वो उसका दिल अटका हुआ यहीं है, वो चाहता यही है कि आखिर वापस आना है, मैं कहीं भी रहूँ, कमाऊँ खाऊँ, कहीं पे भी, यार आना वापस है, ये सोच है। तो आप जितने भी बाहर के लोग हैं उनसे जब बात करते हैं कि भाई आप बाहर हैं, तो वो अच्छा, अब बात ये कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। जो लोग रह रहे हैं बाहर उनसे पूछें कि भाई बाहर का एक्सपीरियंस कैसा है, तो कुछ चीज़ें प्लस हैं, कुछ चीज़ें माइनस भी हैं। ज़िंदगी हर जगह आइडियल नहीं होती, तो चैलेंजेस वहाँ पे भी हैं, मुश्किलात वहाँ पे भी हैं, वो लोग फेस करते हैं। लेकिन जाहिर है वो एक मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में यहाँ पे गए हैं, तो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो ऐसा शो करते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आखिर में कहते यही कि यार आना तो यही है, बुढ़ापा यही गुजारना है, एक घर बना लूँ, रहूँगा सारी ज़िंदगी वहीं पे, एक घर यहाँ होना चाहिए।
वो वही वजह है कि वो अभी भी नाउम्मीद नहीं है, दिल अटका हुआ है यहीं पे, दिल तो है, तो वो अटका रहेगा, वो नहीं खत्म हो सकता। आपने जो गए हैं उनको जिस दिन जरा से माहौल मजीद साजगार हो, जो भी हम बेहतरीन तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुमकिन है कि 2 या 3 साल के अंदर लोग वापस आना शुरू हो जाए। अब दुनिया ये समझ रही थी, पड़ोसी मुल्क ये समझ रहा था कि अंदरूनी खल्फिशार इंतशार में फंसे कर्जदार हैं, कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अभी आवाम तो नहीं जानती कि F-16 हमने लिया, मगर इसका एक एग्रीमेंट है कि आप पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस सिनेरियो के अंदर वो राफेल तैयारे आए और सब कुछ हुआ, दुनिया ने देखा। अब ये देखने में आ रहा है कि जब मुसल्लह अफवाज की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की गई, जहां आपके वीज़े बंद थे गल्फ के अंदर, इंटरनेशनल आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कम थी, आज तुर्की आपको मुबारकबाद दे रहा है, आपके साथ खड़ा है, आज़रबाईजान, तमाम गल्फ कंट्रीज, फूल आ रहे हैं, हार आ रहे हैं। अब एक दफ़ा फिर जो 28 मई की सिचुएशन थी 1998 की, उस सिचुएशन पे पाकिस्तान आके खड़ा हुआ। तो इन गुज़िश्ता चंद दिनों की डेवलपमेंट में एक कारोबारी हजरात, बिंगा पाकिस्तानी, बिंगा इन्वेस्टर, आप क्या फील करते हैं? सवाल बहुत अच्छा है आपका, बात भी दुरुस्त है कि ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं, एक जो इमेज था हमारा उस पर कोई बहस नहीं है, तो थे वही मैंने कहा ना, चैलेंजेस रहे हैं, मुश्किलें मैं थी। इसको और आसान कर दूं, होता ये था, उन्हें ये लगा क्योंकि एक वजीर आजम पड़ोसी मुल्क के, उनका बयान आता है हमने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने भी हम पे हमला कर दिया। यानी वो बिल्कुल भी उनके गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान तो माइशी तौर पे तबाह है, 10 दिन तक जंग नहीं लड़ सकता। तो ये एक जहन था, एक नैरेटिव था पूरी दुनिया का। आज वो तमाम इस्लामी ममालिक, अब वो सऊदीया हो या कोई हो, और सबसे बड़ी बात, एक नाम नहाद सुपर पावर भी अब बात बात पे सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान को नहीं भुला सके, तो उन्हें बात बात पे पाकिस्तान याद आ रहा है। आज बड़े अरसे बाद ये बयान अमेरिका की तरफ से आता है कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी लीडर को दावत पे लेके चलें, बाहर कहीं आउटिंग पे लेके जाएं, खाना खिलाने पे। तो इस हवाले से कि इस वक्त इज्जत पड़ी है आपकी, तो यकीनन एक इंटरनेशनली आपका इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को तैयार है। एक पूरे गल्फ के अंदर आपके वीज़े, ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत, आपकी जो वहाँ कारोबारी सेक्टर अपने आप को कहाँ देखता है? तो मैं उसी तरफ आ रहा था कि वही मैंने कहा ना कि एक इमेज तो था जो दुनिया में जो बना हुआ है, वो ठीक है, वो है अपनी हद तक, लेकिन अभी जो पास में अभी हुआ है पिछले एक हफ्ते, एक पैगाम और भी चला गया दुनिया के पास। एक तो पहला तो हमारा जो एक पहला हमारा पैगाम जाता है कि भाई हम अमन पसंद लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ना जंगो जदल की तरफ जाना चाहते थे। अगर हमें कोई घसीटेगा इस तरफ, तो फिर एक क्लियर मैसेज गया कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम चाहे माशी तौर पर मुस्तहकम ना हो, कमियां हैं हमारे अंदर, जो भी अंदरूनी मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि घर के अंदर 2 भाई रहते हैं, एक फैमिली है, उनके आपस में इख्तलाफ है, रोजाना लड़ाई झगड़ा हो रहा अंदर, लेकिन कोई बाहर से पड़ोसी आके खड़ा हो जाएगा दरवाजे पे तो सारे भाई एक हो जाते हैं। यही हमारे साथ है मामला, कि ठीक है अंदर के मामला थे, ठीक है हर जगह होते हैं, हम अकेले नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ उससे ज्यादा मामला हैं दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो लेकिन जब वो बात हुई कि वक्त आया तो सब खड़े हो गए, और हमने एक पैगाम दे दिया दुनिया को कि भाई हम अमन पसंद लोग हैं, हम ये नहीं चाहते इस तरफ जाना, लेकिन अगर किसी हमें घसीटेगा इस तरफ तो कमजोर भी नहीं है। तो ये हमने साबित भी कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि वो चीज़ साबित हो गई तो इज्जत बढ़ गई, ये तो होना ही था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो एक बात। अब अगेन इंटरनेशनली उसकी जो रेपुटेशन हमारी बेहतर हो गई है, तो दूसरों को आप पे भरोसा बढ़ जाता है आपका, चाहे वो बाहर वाले हों चाहे अंदर वाले हों। आज पूरी कौम के अंदर एक नया जज्बा आया हुआ है, एक नया वलवला आया हुआ है, बहुत सारी पुरानी बातें लोग भूल गए, आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है ना। हम सीना तान के खड़े हो गए, जो शायद कल तक हमारे कंधे झुके हुए थे, हमें नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, हर चीज़ बताई नहीं जाती, तो क्या हो रहा था हमें नहीं पता, लेकिन वो पिछले एक हफ्ते में साबित हो गया कि पीछे तो बहुत कुछ हो चुका था, हमें नहीं पता था। अब जब पता चला सबके सीने चौड़े आज, क्यों? कमजोर नहीं है भाई हम लोग, हम नहीं कहते किसी को कुछ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमें कहेगा तो हम चुप बैठेंगे। पिछले 2 साल की डेवलपमेंट की हम अगर बात करते हैं, और आपने बिल्कुल सही बात की कि पीछे बहुत कुछ हो रहा था, इसकी मैं आपको बात, आपकी इस बात से मुकम्मल करता हुआ चलूँ कि सेम डे सीज़ फायर का ऐलान होता है। वहाँ हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करती है कि सनती सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, और रियल इस्टेट के साथ साथ बिजली के टैरिफ की भी बात हो रही है कि जितने भी कारोबारी मामला हैं उसके अंदर टैक्स में नरमी लाई जा रही है। इवन कि अगर आप कोई जायदाद परचेज करना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, उस पर भी नरमी लाई जा रही है। तो क्या ये एक सोए हुए शेर को जगाया पड़ोसी मुल्क ने? और वाकई पिछले 2-3 साल से ना सिर्फ हम बॉर्डर्स पे पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की एक रेपुटेशन को बेहतर कर रहे थे, बल्कि कारोबारी सेक्टर पे भी वर्किंग कर रहे थे। तो इसको आप कैसा देखते हैं कि अभी सीज फायर का ऐलान होता है और पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में खड़ा है, हमारी हुकूमत, हमारी मुसल्लह अफवाज, और हम ऐलान कर देते हैं इन तमाम कारोबारी हजरात के लिए
नरमी लाने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में, इसको कैसा देखते हैं आप? हाँ, यही देखें, ये यही पॉजिटिव एक चीज़ हो रही है, ठीक है ना। मैंने कहा ना, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो ये बेहतरी की तरफ एक और कदम है गवर्नमेंट का भी, मुल्क का भी। हम चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। तो मैंने वही कहा कि जब आपकी इज्जत बढ़ती है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब यही हुआ कि जब ये रेपुटेशन हमारी बेहतर हुई है तो दूसरे आगे आना शुरू हो गए, वो हमसे अब ताल्लुक बेहतर बनाना चाहते हैं। ताल्लुक बेहतर होता है बराबरी के ऊपर। अब हाँ होगा ट्रेड, तजारत, ठीक है ना। अब आप कुछ लो कुछ दो, ये वाला मामला होगा। ऑटोमेटिकली बात है कि जब मुल्क की तिजारत बेहतर होती है तो आपका ज़ाहिर मुबादला भी आता है, कारोबार के मौके भी बढ़ते हैं। यही चीज़ें हैं जो हमें दोबारा बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं। तो दुनिया आज आपको अगर इज्जत की निगाह से देखती है तो वो अब आपसे ताल्लुक भी बनाना चाहते हैं। वो ताल्लुक बनाने एक कदम और आगे आएंगे। अब बराबरी के ऊपर बात हो रही होगी, और जब ताल्लुक बनता है, ट्रेड बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, वो बेहतर होंगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेहतर होगी, गुड्स, क्वालिटी गुड्स बेहतर हो जाएंगी, मौके मिलेंगे लोगों को, कारोबार के भी, मुलाजमत के भी, हर चीज़ ऑटोमेटिक बेहतर होती जाएगी। गवर्नमेंट के इस ऐलान को कहाँ देखते हैं? ये बहुत मजबूत बयान है ये गवर्नमेंट इससे का। कारोबारी सेक्टर कदम, को क्या फायदा? जो इससे बयान नहीं, कदम है। मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है, उठा चुकी है, कुछ मजीद गौर व फिक्र अभी हो रही है चीज़ों को बेहतर करने के ऊपर। तो हमें बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगी, और बहुत सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं, बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत सारी बन रही हैं। तो काम तो बहुत हो रहा है। थोड़ा सा जो हमें चीज़ मुनफरिद कर देती है, एक तो हमारा साइज़, स्केल जो है हमारा साइज़, वो तकरीबन 1400 एकड़ के ऊपर ये नया नाज़ाबाद का साइज़ है। ये ज़मीन है हमारे पास, और इतना बड़ा शायद अब लैंड पार्सल किसी और को ना मिल सके फ्यूचर में। कुछ एक आध हैं सोसाइटीज़ कह लीजिए जिनका इतना बड़ा ज़मीन होगी, लेकिन आइंदा आने वाले टाइम पे इतना बड़ा शायद स्केल किसी को ना मिले। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, बड़ी जगह को डेवलप करना कमाल नहीं है, उसको मैनेज करना कमाल है। तो अभी तक ये जितना हम कुछ डेवलप कर चुके हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और इसके बाद जो चीज़ हमें मुमताज़ करती है थोड़ा सा, वो है हमारी लोकेशन। हम सेंटर ऑफ द सिटी हैं, उस इतने बड़े हजम को लेके भी हम सेंटर ऑफ द सिटी हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद, हैदरी, ये सब सराउंडिंग है हमारी। हार्डली देखिए 2-2, 3-3 मिनट की ड्राइव है, तो सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर है, सेंटर ऑफ द सिटी है। अब इस तरह की जब बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वही बात है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये बेसिक नेसेसिटी है, मकान, रिहाइश। लेकिन सिर्फ मकान नहीं चाहिए लोगों को, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। तो हम वो पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुहैया कर रहे हैं कि आपको जहाँ रहने आ रहे हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी, ठीक है, ये गेटेड कम्युनिटी है। जैसे ही आप इस गेट से अंदर एंटर होते हैं, एक सिक्योरिटी का, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है आपको अंदर आते ही। अंदर आने के बाद दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रोड्स, हमारे फुटपाथ, ग्रीनरी, वो अंदर आके एक माहौल आपको खुशी महसूस होती है कि यार ये ऐसी जगह है, साफ़ सुथरी, नीट क्लीन, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े फुटपाथ, बड़े बड़े पार्क्स, ये अंदर आती पहला ये नज़र आता है आपको। उसके बाद आप आगे आते हैं, फिर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। स्कूल अंदर हैं, हॉस्पिटल अंदर हैं। आरिफ हबीब साहब, जिनका ये ख्वाब था, जिन्होंने इसको दिल से बनाया है, यूँ मैं कहूँ, वो उन्होंने कहा कि यार ये स्पोर्ट फैसिलिटी जो है ना यहाँ पे इतनी डालो यहाँ पे कि ये स्पोर्ट सिटी बन जाए। वो इसको उनका ख्वाब है, जो कि तकरीबन पाया तकमील तक पहुँच चुका है कि ये स्पोर्ट सिटी बन गया। अब जिस लेवल का यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, हम ये इंटरनेशनल लेवल का या पवेलियन है, इसी के साथ 5 स्टार होटल बन रहा है अंदर, जो कि कनेक्ट होगा ताकि आइंदा फ्यूचर में यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो सकेंगे। हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये जिम खाना बिल्डिंग है, ये पूरा ऑपरेशनल है इस वक्त जिम खाना। अब स्पोर्ट्स की कौन सी फैसिलिटी है जो आप नाम लो यहाँ पे ना हो? मिसाल की स्विमिंग यहाँ हो रही है, टेनिस हो रहा है, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्नूकर, उसके अलावा स्विमिंग पूल हो गया हमारा, ये तमाम चीज़ें अंदर। ये तो बात हो गया एक मस्बत चेहरा नया नाज़माबाद का। कुछ मसाइल हैं, हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने या का जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो जाते हैं अपनी फैमिली के लिए बड़ी मेहनत करके कुछ पैसा जमा करके वो यहाँ देते हैं। अच्छा, एक तो कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं प्राइवेट के वहाँ देते हैं, वो 2 नंबरी होती है, पैसा खा जाते हैं। नया नाज़माबाद के हवाले से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, हम इस सवाल पे वक्त भी ज़ाया नहीं करेंगे। मगर एक बहुत बड़ा नाम हाईवे पे मौजूद है, नाम मैं नहीं लूँगा। जब वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उनकी बहुत सारी लैंड कब्जे की है और मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर उन्होंने कब्जा किया। इस हवाले से नया नाज़माबाद में भी लोग डरने लगे हैं, सवालात उठने लगे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा सबसे बड़ा फ़र्क है कि भाई जिसको हम आसान उर्दू ज़बान में कहें कि हमारा कागज़ पक्का है,
ठीक है, हमारा टाइटल क्लीन है। अच्छा, टाइटल क्लीन होने का सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये कि इस वक्त हमारे साथ बैंक्स पार्टनर है हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि हम रीड के स्ट्रक्चर में भी हैं, तो बैंक्स पार्टनर बन गए हमारे। तो वहाँ पे भी नहीं, पार्टनर नहीं है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं क्लैरिटी देता हूँ उस पर आपको। आप दूसरी किसी कम्युनिटी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे बैंक फाइनेंसिंग मांगते हैं, तो आप ये देखेंगे कितने बैंक, क्या वहाँ पे बैंक फाइनेंसिंग हो रही है नहीं हो रही, पहली बात तो ये। तो जैसा अभी कोड आपने किया जिसको वहाँ बैंक फाइनेंसिंग नहीं है, कोई बैंक वहाँ फाइनेंस नहीं करता। क्यों? कागज मजबूत नहीं है, लीज नहीं है। आम अल्फाज में हमारी लीज है सोसाइटी पूरी की पूरी, हमारे हमें तमाम बैंक फाइनेंस कर रहे हैं यहाँ पे रेडी प्रॉपर्टी पे। इसके अलावा बैंक खुद स्टेक होल्डर है हमारे साथ, बीइंग अ पार्टनर। ठीक है, अब मुनासिब मुझे नहीं मालूम कि मैं नाम लूं उन बैंक्स का या नहीं लूं, लेकिन अगर मैं लेता हूं तो लोगों में कंफर्ट आ जाता है। यानी बड़े पाकिस्तान के बड़े बैंक आप कहते हैं पाकिस्तान के बड़े बैंक्स हैं, जाइंट्स हैं, वो सब के सब इस वक्त हमारे साथ आपके साथ पार्टनर है। एक हमारे इंटरनेशनल व्यूवर्स के लिए एक बड़ी तो सपोर्ट की बात ये बात है कि ये जितने लोग हैं ये समझते हैं इस बात को, हमारे नाजरीन है वो इस बात को जानते हैं कि जब बैंक कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है तो ड्यू डिलिजेंस बहुत सख्त होती है। ठीक है ना, बहुत बारीक बीनी के साथ, क्योंकि पब्लिक का पैसा, वो भी बैंक का पैसा अपना नहीं है, आवाम का पैसा होता है। बैंक ने तो रिटर्न करना ही वो अमानत है उसके पास। तो वो जब बैंक कहीं लगाता है पैसा तो वो 100 चीजें देखता है। तो जब बैंक हमारे साथ पार्टनर बने तो उन्होंने सिर्फ नाम नहीं देखा हमारा कि ये कितना बड़ा कारोबारी इदारा है, हम इसके साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने बारीक बीनी से पहले कागज देखे हमारे, डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली ड्यू डिलिजेंस पूरी हुई। वक्त बहुत कम है, एक सवाल और। पाकिस्तान का एक कल्चर है, सिंध का एक कल्चर है, कराची शहर का एक कल्चर है। एम्प्लॉयज डेफिनेटली आप बाहर से तो लाते नहीं है। अब जब आप कुछ महकमे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ई टेक की सहूलत दी हुई है, आपने यहाँ जेम खाना है या कोई पेमेंट करनी है, वहाँ आपका एक क्लाइंट जाता है, वो इंटरनेशनली क्लाइंट है, आता है, वहाँ कोई ना कोई कंप्लेन हमारे पास मौजूद है कि आपके स्टाफ मिसबिहेव करता है, उसके लिए कोई एक्शन होता है या गवर्नमेंट इदारे जैसे ये मामला ही चलते हैं? मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, बहरहाल इंसान होता है, कुछ हो गया हमें नहीं पता, लेकिन देखिए इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं ये या कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, हम लोग अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और जो एथिक्स हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, अब बाहर वाला अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो भी गया तो उसको ओवरकम किया था फौरन, हम ऐसा नहीं उसको छोड़ देते हैं, और कोशिश 101% ये होती है कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो सके। तो इंश्योर किया जाता है क्वालिटी और मजबूत रवैया। गलती होना फारूकी साहब कोई मसला नहीं है, गलती को सुधारना ज़रूरी है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम को दुनिया भर के नाजरीन पाकिस्तानी देखते हैं, तो ये एक मैसेज पॉजिटिव जाना चाहिए कि एक्शन लिया जाता है। कोई गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को भी बुरा नहीं कह सकते, मगर एक सेमी जो होता रहा है पहले पाकिस्तान में, उस तरह की कोई तरतीब नहीं है। पानी, जब आपको पता है कराची शहर में, सिंध में जब भी बारिश होती है तो पानी आता है, और जब पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। नया नाज़ाबाद क्या करता है? नहीं, नया नवाज है, इसको प्रॉपर ट्रीट किया है। इंसिडेंट हो गया था एक दफ़ा यहाँ पे भी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन ये बात है आज से तकरीबन 5-1 साल पहले की, क्योंकि आप पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान भी है। एक वही ना, ज्योग्राफिकली जो हमारी लोकेशन है वो अपनी जगह, ठीक है, लेकिन जिस वक्त वो इंसिडेंट हुआ था वो एक नॉर्मल बारिश थी पूरे कराची के लिए, सिर्फ एक नया नाज़ाम था, वो पूरा शहर डूबा। ऐसा हो तो कोई तैयारी है? अच्छा, मैं उसी तो, अब पिछले 3 साल से मुसलसल बारिश हो रही है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी। ठीक है, इसके अलावा उसको ट्रीट किया गया, यानी कि एक तो जो निकास था पानी का, जिसकी जो रुका और पानी जमा हो गया, उसको बेहतर बनाया गया। उसके अलावा अंडरग्राउंड हमने यहाँ पे टैंक्स बनाए हैं। यहाँ पे साल के 12 महीने जितनी गार्डनिंग आप देख रहे हैं ये बारिश के पानी से होती है, वो पानी स्टोर होता है। यहाँ पे डैम बनाए गए अंदर, ये सब उस इंसिडेंट्स के बाद हुआ है। और उसका यहाँ भी जितने भी रिहायशी, आप किसी से जाके पूछ लें कि भाई उसके बाद कभी पिछले 3-4 साल में आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई है? जिस तरह से नया नाज़मात के लोग बारिश इंजॉय करते हैं, पूरा कराची इंजॉय नहीं करता। ये हाउसिंग जितनी भी अभी सोसाइटीज बन रही है, उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। कराची शहर, पाकिस्तान तो वैसे ही बिजली के ज़्यादा बिलों से परेशान था, आप लोगों ने अपना भी टैरिफ लगा दिया। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, 55 रुपीज़ का अगर इस वक्त रेजिडेंशियल यूनिट है के इलेक्ट्रिक का कराची शहर में, आप एग्जांपल दे रहा हूँ 65 या 75 या 85 चार्ज कर रहे थे। एक तो बात ये मैं कहूँगा, यहाँ पे मैं इस तरफ आता हूँ। हाँ, एक तो कर रहे थे, उसकी वजह ये थी कि मीटरिंग बिलों, यानी मीटरिंग की सहूलत नहीं थी, हमें बल्क सप्लाई मिल रही थी कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी थी, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस था वो हम रिकवर कर रहे थे। अब मीटर लग गए हैं यहाँ पे, डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक की है, जो बिलिंग हो रही है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से। मेरी नॉलेज में ये है कि ए ब्लॉक के अंदर तो डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक है, और बी ब्लॉक में के इलेक्ट्रिक है, और ए और दीगर ब्लॉक के अंदर जो है वो आपकी सप्लाई है। हाँ, ऐसा है। जितना ये, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हुआ है, तो जो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डालना पड़ता है, लाइनें डालनी पड़ती हैं। तो के इलेक्ट्रिक ने आपको डिस्काउंट बल्क में नहीं दिया जो उससे आप कवर कर सकें? नहीं,
वो आपको वही पैकेज दिया है जो वो बल्कि उससे ज़्यादा था इनफैक्ट, मैं सर्च करूँ, हाँ। उसकी वजह कोई कमर्शियल डिसीजन था कि हमें जो बल्क में सप्लाई मिल रही थी वो काइंड ऑफ एक कमर्शियल रेट के ऊपर मिल रही थी, वो रेजिडेंशियल इसको पे अगर रेट। हम ये समझ सकें वो इसलिए कि ताकि 24 घंटे आपके रहायशियों को बिजली मिल सके, इसके नज़दीक कुछ हाँ देखिए, ये इलाका शेडिंग से एग्जाम्प्ट है, यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। वजह है कि जो लोड शेडिंग ये वहाँ होती, पूरा इलाका या सिर्फ नया नाजोबाद? मैं नया नाज़िम। अब बात सिर्फ इतनी बतानी है कि हम हर तस्वीर का पॉजिटिव और नेगेटिव रुख ज़रूर दिखाते हैं। हर चीज़ 100% ठीक नहीं हो सकती, मगर जो 70, 80, 90% यानी अच्छे के नज़दीक तरीन हो, उसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए तनकीद बरा, इसलिए कुछ छुपते हुए सवालात भी थे फारूकी साहब जो कि प्लान नहीं थे, इन्होंने बड़ा पूछा भी था। और होता है हर प्रोग्राम के अंदर के सवाल बड़े प्लान होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, मगर हम मुस्बत चीज़ें भी और उन शख्सियात को, उन इदारों को, उन प्राइवेट सेक्टर को भी हम ज़रूर पूरी दुनिया को दिखाते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरक्की और खुशहाली के साथ पाकिस्तान की दुआ गो हैं। देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम, हर हफ्ता इतवार की सुबह 10:05 पर सिर्फ और सिर्फ K21 न्यूज़ पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।